अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक बार फिर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम तराशी पर फवाद चौधरी और आज़म स्वाति को नोटिस देने का फ़ैसला। अब अपोजिशन भी चूँकि इंतहाबी इस्लाहात और ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके हवाले से एहतजाज कर रही है। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत आमने सामने हैं। कहा यह जा रहा है जो सियासी हल्के हैं कि जिस तरह 2018 में इलेक्शन मैनेज हुआ आरटीएस के ज़रिए, इसी तरह 2023 का इलेक्शन इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए मैनेज करने की हुकूमत कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि इस वक्त प्रेशर डाला जा रहा है इलेक्शन कमीशन पर। क्यों इसको आने से पहले ही मुतनाज़ बना दिया गया है। और इसमें हुकूमत चूँकि दावे करती थी कि हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और जब ये रिफॉर्म्स की बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात हुई, तो इस पे तमाम पार्टीज़ को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया और इसको क्यों इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया। दूसरी तरफ पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा, और ख़ास तौर पे पीडीएम में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी मुमकिन होगी, और अगर वापसी हो जाती है तो हुकूमत पे प्रेशर डाल सकेंगे या नहीं। चूँकि प्रीवियस हमने देखा कि पीडीएम जब अपने पीक पे थी तो तब उन्होंने स्टेप डाउन किया और अपने एक एक मुतालबे से यू टर्न लिया। अब अगर पीडीएम इत्तेहाद दोबारा मोमेंटम गेन कर भी लेता है तो क्या हुकूमत के लिए ये ख़तरा होंगे या नहीं। अगर हुकूमती हलकों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम पीडीएम को सीरियस ही नहीं ले रहे, और ये आपस में एक दूसरे के साथ ही उलझते रहेंगे, और ये एक सीट पे, एक पॉइंट पे इकट्ठे नहीं हो सकते। फ़ारूक हबीब कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का सरी पैदावार और मुल्क की तरक्की में किरदार सिफर है, और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। 3 साल कारकर्दगी हमारी आवाम के सामने है, और अब मुल्क जो है वो ट्रैक पे जा रहा है। और आने वाले 1 साल में आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। देखना यह है कि क्या ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चूँकि अगले साल से इलेक्शंस होंगे। अभी बल्दियाती इलेक्शंस का भी कहा यह जा रहा है कि वो भी करवाए जाएंगे। अगर बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं जिस तरह कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी ज़रूर मिली, लेकिन जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि क्लीन स्वीप होगा, उस तरह के रिज़ल्ट्स नहीं आए। इसकी क्या वजह है, और इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस भी लिया और उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि मुझे इस पर रिज़ल्ट्स चाहिए, कहाँ गलती हुई, क्यों हमारे जो ख़ास तौर पे लाहौर, पिंडी, मुल्तान जो हम हारे हैं, उसके हारने की वजह क्या बनी। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब गुल मोहम्मद रिन साहब, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। खुशामदीद कहते हैं रिन साहब आपको शो में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आसिफ खान, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, स्पेशल असिस्टेंट हैं तो सीएम सिंध। खान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुफ्तगू का सदीकुल फारूक साहब हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पे, और सदीकुल फारूक साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी शो में। गुल मोहम्मद रिन साहब किस तरह देखते हैं, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन और आपकी, पहले अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन लड़ते थे, आप हुकूमत और इलेक्शन कमीशन लड़ रहे हैं। इस चीज़ का फ़ायदा तो आपको नहीं होगा। आप अगर ये सारी चीज़ें थी ऑन बोर्ड लेके आते, स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाते, ताकि तमाम लोगों की प्रॉपर आप इस पर डिबेट कराते और फिर आप रिफॉर्म की तरफ जाते, ताकि ये मामला कंट्रोवर्शियल ना बनता। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन की और गवर्नमेंट का कोई किसी इशू पे कोई इख्तलाफ है। अगर आप तारीख में जाएंगे, थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, आज तक किसी भी इलेक्शन को जो भी पार्टी हारती है वो कहती है कि धांधली हुई है। कभी शेयर फंस जाता है कंप्यूटर में, कभी और चीज़ फंस जाता है। इसलिए तो एक विजन लेके, जैसे आपको पता है खान साहब एक विजन लेके आए थे कि पाकिस्तान में ऐसा इलेक्शन किया जाए जिसे हर कोई कबूल करे। देखें अभी आप नई सदी में जा रहे हैं, आपका नया वोटर ट्रेंड हुआ है। जो 2018 में वोटर नहीं है वो 2023 में वोटर बन जाएगा। ठीक है। जो 2013 में वोटर नहीं था वो अभी वोटर बन जाएगा। अगर वो अभी भी जाके वही देखेगा कि भाई इस इलेक्शन को, इस रिजल्ट को कोई मानने को तैयार ही नहीं है, तो मैं क्यों वोट दूं। ठीक। आपको पता है कि पिछली इलेक्शन में सबसे ज़्यादा लिखे पढ़े लोग घरों से निकले, वोट दिया, और इसी उम्मीद पे कि इमरान खान रिफॉर्म्स लाएंगे। इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ये नहीं कि हम सिर्फ लाए,
ये कई कंट्रीज में लोग तो घर बैठे वोटिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक चीज, दफा एक रिन साहब मैं हाँ एक चीज, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, भारत में ये सिस्टम नाकाम हो गया, नहीं चल सका। हम इसको कैसे इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे होगी, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है। ये नहीं है कि आप जदीद उसकी तरफ ना जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन उसको कैसे आप वो करेंगे। हमारे पास बिजली नहीं होती। आरटीएस आपने देखा था पिछली दफा देखें, ये 2018 में तो कैसे देखें जी, अभी तो ये एक प्रपोजल है जो इलेक्शन कमीशन को डिस्प्ले किया गया, ठीक, उसके साथ अपोजिशन को इनवाइट किया गया कि आए डिस्प्ले देखें। सही, अपोजिशन तो डिस्प्ले सिर्फ पीडीएम के जलसों के सिवा कहीं नहीं जाती। ठीक, आप आए, आप डिस्प्ले देखें। हाँ, इलेक्शन मैं एग्री करता हूँ, जब इस मीटिंग में इख्तलाफ हुए तो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी चीज़ों को रिजेक्ट किया था, ठीक है, जिस पे हमारे वुज़रा ने उनके साथ थोड़ी हो सकता है सही, टफ बात हुई। हाँ, और मामला तो आप वही, नोटिस तक और आ उसके चुके हैं। बाद जब खान साहब के नॉलेज में आया तो खान साहब ने फिर उनको कहा कि नहीं, इसको अच्छी तरह सेटल करें और अपोजिशन को भी प्रेजेंटेशन दें। ठीक, तो मैं आज इस मीडिया से आपके दोस्तों को बताना चाहता हूँ, ये इस तरह नहीं है, अपोजिशन को भी प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ठीक। और इलेक्शन कमीशन के मर्जी से रिफॉर्म्स लाएंगे। लेकिन ये वक्त से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया। खान साहब, किस तरह देखते हैं, खासतौर पे अगर हम कराची की बात करें, रिजल्ट्स अच्छे रहे, आपने मैनेज किया और नंबर्स ऑफ वोट आपके पास ज़्यादा हैं, सीट्स इनके पास ज़्यादा हैं, और दूसरा मशीन पे भी मैं आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आप ये ज़रा हमारे जो कैंटोनमेंट के रिजल्ट से, इससे तो साबित हुआ कि वोट आपको पड़ रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात कराची के आपने बैक टू बैक जीते, कैंटोनमेंट में आपने वोट सबसे ज़्यादा लिए और सीट्स भी अच्छी रही हैं आपकी कराची की। तो क्या लोग भुट्टो पे भरोसा कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता माजी में जो ज़मनी इलेक्शन हुआ है 249 का, जी, उसमें भी आपने रिज़ल्ट देखा। लोग अब जो है ना भुट्टो पे वाकई यकीन कर रहे हैं। और अब आने वाले इलेक्शन जो भी रिसेंटली कल हुए हैं परसों, जी, जी, जिसमें पीपल्स पार्टी ने जो कराची की लार्जेस्ट वोट जो था उन्होंने लिया है, सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने लिया 22,200 समथिंग, वोट जी, लिया है। और सेकंड आई है 19,000 पे पीटीआई। पीटीए, ये सही, जबकि पीटीआई के 42 कैंडिडेट्स खड़े थे कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में, और ठीक, पीपल्स पार्टी के 39 कैंडिडेट्स खड़े थे। ठीक, तो ये कराची की आवाम का एतमाद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, और उन्होंने कराची की आवाम ने कराची की बेहतरी के लिए वोट दिया है। कराची में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, मनोड़ा में जो क्लीन स्वीप हुआ है, उसकी अहम वजह क्या है? उसकी अहम वजह यह है कि मनोड़ा जाने वाले जो आवाम थी वो पहले माड़ीपुर रोड से जाती थी, तो ठीक, उनको काफ़ी टाइम लग जाता था वहाँ पहुँचने में। इसी तरीके से हॉक्स बे रोड बन चुका है, इसी तरीके से मनोड़ा में पार्क बना है, तो ठीक, मनोड़ा स्वीप हुआ। क्लिफ्टन की सूरत हाल में आपको बता दूं, डिफेंस क्लिफ्टन की, जहाँ पे हमारे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का हल्का है, गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का हल्का है, यहाँ से एमपीए बने, एमएनए बने, खुरम शेरजमान यहाँ से एमपीए है, जो कराची के प्रेसिडेंट है पीटीआई के। शहजाद कुरैशी वहाँ से हैं। शहजाद कुरैशी वहाँ से हैं। वहाँ पे पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बनी है, 4 सीटें उन्होंने निकाली है डिफेंस से। अब जो रिन साहब ने बात की कि पढ़े लिखे लोगों ने भी वोट करना पीपल्स पार्टी को शुरू कर हाँ, दिया, डिफेंस खुसूसन क्लिफ्टन तो इनके डिफेंस पास था, क्लिफ्टन, खास तौर पे। जहाँ से इनके एनए के मेंबरान थे, जहाँ से ठीक, इनके सूबाई मेंबरान थे। और 2013 में भी डिफेंस क्लिफ्टन से पीटीआई ने विन किया था, और 2018 में भी किया था। ऐसा ही, अब जब से 249 का इलेक्शन हुआ फैसल वावडा साहब की सीट पे, वहाँ ठीक, पे हमारी पीपल्स पार्टी विन कर गई। तो उसके बाद से आपको चेंज नजर आ रहा है। लोग अब एनआईसीवीडी को वोट दे रहे हैं, लोग अच्छा, अब ट्रॉमा को वोट दे रहे हैं, लोग डेवलपमेंट को वोट दे रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात, बड़ी है। मुर्तज़ा वहाब जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब को एक्टिव है, लोग वोट देने, जिस इस पे मैं तरीके से आऊँगा एक्टिव है। खान साहब, इस पे मैं आऊँगा। आसिफ खान साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, और इस पे मैं पूछूंगा कि एनआईसीवीडी के अलावा आपके पास क्या है जो आप गिनवा सकते हैं कराची के लिए, सिंध के लिए खास तौर पे। सदीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सदीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, खासतौर पे हम इस पे तो इलेक्शन इस्लाहात की तरफ तो आएंगे, उससे पहले जो अभी की कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, लाहौर एक दफ़ा फिर आप बाजी ले गए, और पिंडी और मुल्तान के रिजल्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त रहे। किस तरह देखते हैं, क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना ग्राफ उसका नीचे जा रहा है, या ये इलेक्शंस ही बहुत कम वोटों के थे, तो इसको हम ये नहीं कह सकते यानी कामयाबी या नाकामी, या कौन सी जमात बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, उसका पैमाना इनको नहीं रखना चाहिए, मतलब इन इलेक्शंस को आप समझते हैं कि वाकई में एतमाद खो रही है हुकूमत? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में सिटिंग गवर्नमेंट अक्सर स्वीप करती है, क्योंकि
लोग ये समझते हैं बल्दियाती इंतखाबात में कि ये गलियां नालियां, ये छोटे मोटे मसाइल फंड्स के बगैर नहीं बनते और फंड्स तो हुकूमत ने ही देने हैं। ठीक। तो ये तारीख बताती है कि अक्सर व बेशतर तो ऐसा हो, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि हुकूमत ने बहुत हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन दर हकीकत ये उसके खिलाफ अदम एतमाद था। और जो मुस्लिम लीग बात करती है जी। उसकी उसको पजीराई मिली है। अगर माहौल उसी तरह का बन जाता जो इलेक्शन में होता है तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून को मजीद वोट मिलते। जिन लेकिन पढ़े इसमें लिखे लोगों सदीकुल फारूक साहब एक चीज़ और, इसमें आप ये तो क्रेडिट हुकूमत को देना कि इन्होंने, चूंकि वफाक के तहत आते हैं कैंटोनमेंट्स, तो उसके बावजूद इन्होंने कोई इंटरफेयर नहीं किया। जिस तरह के भी रिजल्ट आ रहे थे, आना चाहिए थे, या जो पढ़ने चाहिए थे, वोट वैसे ही पड़े। देखिए डस्का में इन्होंने इंटरफियर करके देख लिया, अगरचे कहीं कहीं इंटरफियर ये करते भी हैं। आज़ाद कश्मीर में किया, गिलगित बल्तिस्तान में किया, जहाँ जहाँ हो सकता है ये, लेकिन ओवरऑल कैंटोनमेंट्स में शायद ये नहीं कर सके। नहीं कर नहीं सके या किया नहीं। अगर आप कह रहे हैं कश्मीर में किया, तो मतलब कश्मीर में आपकी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी, हमने देखी, हम वहाँ से कवर भी कर रहे थे, और उसके बावजूद वहाँ आप सिटिंग गवर्नमेंट यानी आपकी हुकूमत, वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की मौजूदगी में इलेक्शन हुए, तो आपको तो उसका प्लस पॉइंट जाना था, चाहिए था, आप तीसरे नंबर पर चले गए वहाँ। सारी इंतज़ामी मशीनरी जो होती है वो पाकिस्तान की होती है, आज़ाद कश्मीर की नहीं होती। चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान से जाता है, आईजी पुलिस यहाँ से जाता है, और बहुत से अफसरान पाकिस्तान से जाते हैं, और वो ज़रा जब ऐसी सूरत हाल हो तो वहाँ कम ही मानते। आपने सुना होगा कि फलां एक सीनियर अफसर की जो है वो इन यूनिफॉर्म उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई, और फिर और बहुत से इल्ज़ाम लगे। तो इस बात को हम फिलहाल यही रहने देते हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा कि ये माहौल उन्हें अब पता चल गया है। दूसरा, पढ़े लिखे लोगों की जो बात थी ना, पढ़े लिखे लोगों ने अगर इस नारे पे कुछ एतमाद किया और कुछ वोट दिए भी कि जी चले इनको भी आजमाते हैं, तो पढ़े लिखे लोग के सामने हकायक होते हैं, वो उतनी ही जल्दी मुखालिफ भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, फिर आगे बढ़ेंगे। ख़ास तौर पे अब 2023 के इलेक्शंस को फोकस किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन एक बार फिर टारगेट पे है। अब इस पे क्या आप समझते हैं? रिंद साहब हमारे साथ बैठे हैं, गुल मोहम्मद रिंद साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और आसिफ खान स्टूडियो में है, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम सिंध। इस पे मैं अर्ज करता हूं, जी जी। पहली बात तो ये है कि इंतखाबात हमारे आइन के मुताबिक फ्री और फेयर होने चाहिए। जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वो इंतखाबात कराती है, शनाख्ती कार्ड मौजूद हो उसके मुताबिक वो चेक किया जाता है। हर पार्टी का और हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट बैठा होता है, वो भी देखता है। उसके बाद जब वो ओके करते हैं तो पोलिंग ऑफिसर बैलेट पेपर जारी करता है, और वो जाके वोटर टिक करता है खुफिया तरीके से और बैलेट बॉक्स में डाल देता है। 5 बजे पोलिंग बंद हो जाती है, सबके सामने खुलते हैं और वोट गिने जाते हैं, और फॉर्म 45 पे सारे पोलिंग एजेंट्स दस्तखत करते हैं। अगर ये इसी तरह हो, मुदाखलत ना हो, पोलिंग एजेंट्स को बाहर ना निकाला जाए, जैसे 95% फॉर्म 45 पे 2018 के इंतखाबात में दस्तखत ही नहीं थे, तो फिर इससे बेहतर निज़ाम कोई नहीं है। ठीक है। 5 बजे से लेके 8 बजे तक रिजल्ट आ जाते हैं, 9-10 बजे ज्यादा से ज्यादा। ये जो वोटिंग का निज़ाम, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात वो मेरे भाई दलाइल दे रहे थे। बात ये है कि क्या हमारा जो आइन है ये उसके मुताबिक है, नंबर 1। नंबर 2, यूरोपियन यूनियन के 8 ममालिक ने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर इसको बंद कर दिया। इंडिया में आप देख लें, अमेरिका में भी इस पे एतराज़ात आ गए। यानी 250 ममालिक में से कुल 6 या 7 मुल्कों में ये चल रहा है, और वहाँ भी अमेरिका समेत एतराज़ात आ गए हैं, और बाज़ जगह तो अदालतों ने इसको उठा के फेंक दिया है। इसलिए मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का चेयरमैन था, तो मैंने वहाँ बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया पहली दफ़ा मैंने भी, लेकिन वहाँ के मुलाजमीन ने उसे नाकाम बना दिया। अब ये मशीन जो है, इसने सुबह 8 से 5 9 घंटे काम करना है। उसमें ये किसी वक्त बिजली चली जाए, किसी वक्त खराबी हो जाए, कुछ हो जाए, उसका क्या रिप्लेसमेंट? बिल्कुल ठीक है सदीकुल फारूक साहब, ये हमें भी पता है इंडिया में क्या हुआ वो हमारे सामने है, अमेरिका में भी क्या हुआ, यूरोप के कंट्रीज की आपने मिसाल दी। बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ये कहते हैं कि यूरोप को मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझता। लेकिन सवाल ये है कि
इस्लाहात तो होनी चाहिए ना, रिफॉर्म्स तो आने चाहिए, ताकि वो जो मसला होता है रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, दूसरी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? डिबेट ये है, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं हो। इसमें दो बातें हैं जी। इसमें दो बातें हैं। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जैसे डस्का के बाद में इलेक्शन हुए ठीक। जिसमें पीटीआई हार गई, तो पीटीआई वालों ने भी ये नहीं कहा कि धांधली हुई है, और जाहिर है हमने भी कहा कि धांधली नहीं हुई। तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो हर कोई हार भी मानता है और जीत भी मानी जाती है। इलेक्शन करें ना, मैंने जैसे अर्ज किया, बेईमानी ना करें, ठीक है। इस सारे प्रोसेस में रुकावट ना डालें। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग सिस्टम है, अंग्रेजी में कहते हैं इन वोग है, चल रहा है, इसमें बेईमानी ना की जाए। तो मेरे नजदीक चले ठीक है, जब से फारूक साहब लाइन पे रहिएगा, पूछते हैं पीटीआई से और पीपीपी से भी कि उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आपने गुफ्तगू सुनी, सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं कि यही सिस्टम सही है, इसको ज़रा ईमानदारी से लेके चलें। जैसे डस्का पहले हुआ तो इश्यूज थे, दूसरी दफ़ा हुआ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सही हुआ, आपने भी मान लिया, रिजल्ट्स इन्होंने भी मान लिया, तो इसी सिस्टम में आगे बढ़े। साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है और हम इनसे सीखते भी हैं, लेकिन बात यह है कि एक प्रपोजल है। क्या आज तक हम यही रोते रहेंगे हर इलेक्शन के बाद भी धांधली हुई है, धांधली हुई है? एक प्रपोजल है, अपोजिशन तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। जो मेजर इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उसके लिए जब भी इनवाइट करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन जब उनको बुलाती है तो वहाँ नहीं जाते हैं। तो इस रिफॉर्म्स को फाइनली देखें आप मीडिया के जरिए। अब मैं इस ऑन द फ्लोर ये कह रहा हूँ, अब धांधली कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि मीडिया की आंखें बहुत बड़ी हो गई हैं। आप मीडिया की कहाँ, उसकी तो गला दबाया जा रहा है, तो कहाँ जब एक ड्राफ्ट है, मैं तो मुझे तो हैरानी हो रही है। मैं क्योंकि मैं सबसे पुराना एंकर हूँ, जब 1990 में मैं पीटीवी पे कंपेयरिंं कर रहा था। देखें जी, वक्त की जो हुकूमत होती है वो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करता है। ठीक है। एक ड्राफ्ट दे दिया है, सही, एक ड्राफ्ट के पे मुझे खुशी है कि पूरी मीडिया असेंबली के सामने बैठी रही। ठीक है। और उसके बाद आज आप देखें, प्रॉपर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा कि कोई बिल नहीं है, असेंबली में कोई बिल नहीं गया है, एक प्रपोजल है, हमसे बैठे, अगर डिसएग्री करेंगे तो हम उसको नहीं लेंगे। और दूसरी बात जो फारूक साहब ये कह रहे हैं ना कि जी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सब होना चाहिए, तो ये नैब भी तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलने दें ना, उनको क्यों नहीं चलने देने? सही। नैब को पीटीआई ने तो नहीं बनाया। इनके ऊपर जो केसेस बन रहे हैं, जो इतनी करप्शन की लूट मार है, और आसिफ साहब कह रहे हैं कि कैंटोनमेंट में हमें वोट मिले डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने ये भी खास तौर पे कहा कि क्लिफ्टन और डिफेंस में पढ़े लिखे बच्चों ने वोट दिए। मैं वही कह रहा हूँ, क्या डेवलपमेंट हुई? क्या इस सेंचुरी में ऑक्सपे वाला रोड बनने को आप डेवलपमेंट कहते हैं? एक एनआईसीवीडी है, चूंकि वो पहला मैं चाह रहा था कि फर्स्ट इंटरेक्शन है हमारा, तो इतनी हार्ड टॉक ना हो। एनआईसीवीडी के अलावा सिंध में कुछ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हमारे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, कि पूछें कि इस सदी में यूनिवर्सिटी बताएं, आप सड़कें बताएं, आप एयरपोर्ट्स बनाएं। आज तक कराची का अल्टरनेट एयरपोर्ट सिंध में नहीं है। क्यों बिल्कुल नहीं है। ये तो मैं इनसे भी पूछूंगा, लेकिन सिंध के लिए आपने क्या किया? आपने भी तो कुछ नहीं किया। 2 जजीरे थे, वो भी छीनने की कोशिश की, चलो उस पे आपको बड़ा जबरदस्त आपके जजीरे हम आपको डेवलप करके दे रहे थे, आपने नहीं। अरे तो कराची तो डेवलप हुआ नहीं, जजीरे क्यों करने जा रहे हैं? पहले कराची तो डेवलप कर लें। दुनिया में आज आइलैंड हर जगह बनते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं आपसे। मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छे बनने चाहिए, हमारा टूरिस्ट आना चाहिए, लेकिन कराची जब वो लैंड करेगा, टूटी फूटी सड़कें होंगी, कचरा होगा, तो वो उधर क्या जाएगा? क्या नाम है? तो वही मैं कह रहा हूं कि जो भाई आसिफ भाई ने कहा कि हमें डेवलपमेंट का वोट मिला, अगर डेवलपमेंट के अगले इलेक्शन में इनको वोट लेना है तो रियली मैं बताऊं 10 सीटें में नहीं मिलेंगी। चलें इसमें बात करेंगे, चूंकि वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आसिफ खान साहब से हम जानेंगे कि कराची में इनको डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिला, कुछ टेम्परिंग के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं कि शायद कच्ची आबादियाँ, जो आपने देखा होगा अक्सर कैंटोनमेंट के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो साइड्स की आबादीज़ हैं तो वो बड़े गरीब लोग हैं। तो कहा यह जाता है कि हमेशा जो गरीब, मिस्कीन, किसान, इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो ये फैक्टर ज़्यादा इन रहा। जो मुखालिफ जमातें भी यही कह रही हैं, इवन कल पीटीआई के जो उम्मीदवार थे वो भी ये बात कर रहे थे कि इनको तो असल में वो वोट मिले, और वो भी इन्होंने वोटिंग जो लिस्टें बनती हैं उन लिस्टों में टेम्पर किया। तो अगर लिस्टें टेम्पर हुई तो वो भी चूँकि वफाक के अंडर आती हैं, ये तो सिंध हुकूमत ने इलेक्शंस नहीं कराए, तो उस पर पीटीआई को एतराज़ करना चाहिए था, तो वो उस वक्त एतराज़ क्यों नहीं किया? इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।